Now, welcome back in this video, and today we are going to discuss about sampling error or simply error. पहले हम समझते हैं एरर क्या होता है, देन सैम्पलिंग एरर क्या होता है. ठीक है. सिंपली अगर आपको मैं बताऊं कि व्हाट्स एरर, ठीक है, एरर क्या होता है? इनएक्यूरेट या इनकरेक्ट डेटा या इनकरेक्ट समथिंग. कि हमने लेट्स सपोज कोई रिपोर्ट रेडी की, रिपोर्ट में आपको बताया गया कि इसमें एरर है, मतलब इसमें क्या है, इसमें गलती है. एरर इज सिंपली गलती, ठीक है, या इनएक्यूरेट और इनकरेक्ट. ठीक है. एरर एक ऐसा एक्शन है जो इनकरेक्ट है या इनएक्यूरेट है. ठीक है. जब भी हम कोई सर्वे करते हैं, इट्स ऑब्वियस कि वहाँ पे एरर होने की चांसेस है. ठीक है. एंड मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बोला था कि 5% मार्जिन ऑफ एरर इज अलाउड इन एनी सर्वे. ठीक. एरर में हम पढ़ते हैं, एक होता है हमारे पास सैम्पलिंग एरर और एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर. एक होता है सैम्पलिंग एरर, एक होता है नॉन सैम्पलिंग एरर. नॉन सैम्पलिंग एरर ड्यूरिंग सर्वे ये एरर ऑकर नहीं होता है. ठीक है. और जो सैम्पलिंग एरर है वो ड्यूरिंग सर्वे ऑकर होता है. बस इन दोनों में ये डिफरेंस है. जो एरर ड्यूरिंग सैंपल होगा ना, मतलब यहाँ हम ऐसे बोल सकते हैं एरर्स ड्यू टू सैंपल आर कॉल्ड सैंपल एरर्स या सैम्पलिंग एरर्स. ठीक है. अच्छा, कंप्लीट एनुमरेशन और सैम्पलिंग में सबसे ज़्यादा एरर होने के चांसेस कहाँ पे? तो सैम्पलिंग में. ठीक है. और जो सेंसेस है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं. हाउस टू हाउस सर्वे करते हैं, वहाँ पे एरर होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वहाँ पे एक इन्विजिलेटर खुद जाता है, वहाँ पे एरर होने की चांसेस कम है. सैम्पलिंग में एरर होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा है. किससे? सेंसेस से. ठीक है. और जो सैम्पलिंग एरर है, जो सैम्पलिंग एरर है ये किन फैक्टर्स से होता है? नंबर 1, एक होता है साइज से. अगर हमने साइज कम लिया तो वहाँ पे क्या होगा? अगर वहाँ पे एरर होगा तो हम क्या करेंगे, एरर को मिनिमाइज करने के लार्ज सैंपल ले लेंगे. मतलब साइज की वजह से सैम्पलिंग एरर हो सकता है. अगर हमने कम साइज ले लिया और उसमें एरर हुआ, ठीक है, और उसी एरर को अगर हमें मिनिमाइज करना होगा तो हम क्या करेंगे, साइज को बढ़ाएंगे. इस पर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जांपल दी है. अगर हमें एरर को कम करना होगा तो हम साइज बढ़ाएंगे, और साइज इज द वन फैक्टर ऑफ सैम्पलिंग एरर. ठीक है. दूसरा होता है, इसका दूसरा फैक्टर होता है होमोजेनिटी. होमोजेनिटी इसका मतलब क्या है? होमोजेनिटी व्हेन वी टेक सेम डेटा अगेन एंड अगेन फॉर सर्वे. जब हम सेम डेटा को लेते, जैसे हमने रिपीटेडली डेटा ले लिया, दैट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर फॉर सैम्पलिंग एरर. कि हमने 1 to 10 एक डेटा लिया, फिर से वही रिपीट किया, मतलब बायसनेस दिखाई. ये भी तो एक फैक्टर हो सकता है. ये भी तो एरर है, इनकरेक्ट डेटा है. हमें हेटेरोजेनिटी दिखानी है. इस बात को समझना. जब भी हम डेटा क्लीन करते हैं, हम होमोजेनिटी ख़त्म करके, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेटा जो होना चाहिए वो होना चाहिए हेटेरोजेन, मतलब डिफरेंट होना चाहिए. सेम डेटा हमारे रिकॉर्ड को ख़राब करेगा, मतलब उसमें एरर आएगा. ठीक है. वो बेस्ट रिजल्ट्स नहीं देगा. ठीक है. एंड नंबर 3, डेटा शुड बी इंडिपेंडेंट. मतलब इसमें होना चाहिए इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस. जो डेटा है हमारे पास वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए. ठीक है. वहाँ पे जो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर है उनमें डिफरेंस होना चाहिए. ठीक है.
और वहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है। नंबर 4, फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स। मतलब हमने वो सैंपल को सेलेक्ट किया जो फॉल्ट था, मतलब फॉल्ट सिलेक्शन, मतलब जो ऑलरेडी पहले से इनएक्यूरेट था। सब्स्टिट्यूशन, इसका सिंपली मतलब होता है बायसनेस। हमने अपनी मर्जी की वजह से हमें लगा चलो ये डेटा पैटर्न एक ले रहा है तो हम इसको अपने मर्जी से कुछ और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा ट्रू एस्टिमेट नहीं होगा पैरामीटर का वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। नाउ ये थे हमारे पास सैम्पलिंग एरर के कुछ फैक्टर्स। नाउ इसको सैम्पलिंग एरर को हम मिनिमाइज कैसे करते हैं? मिनिमाइजेशन ऑफ सैम्पलिंग एरर, इसको हम मिनिमाइज कैसे करेंगे? पहला कि सैंपल साइज को बढ़ाएंगे। उससे क्या होगा? वेरिएशन कम होगा, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, अनबायसनेस बढ़ेगा। जब अनबायसनेस बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी, CIENC, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ये किसकी वजह से होगा? जब हम साइज को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, और हम ऐसे भी मिनिमाइज कर सकते हैं कि जो होमोजेनिटी है उसको ख़त्म करके वहाँ पे हेटेरोजेनिटी ले आएंगे। ठीक है, और हम उस सैंपल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें मिनिमम फ्लक्चुएशंस है। ये भी तो हो सकता है सैंपल विथ मिनिमम फ्लक्चुएशंस चेंजेस। ठीक है, और हम उस सैंपल को यूज़ करेंगे जिसको पहले से किसी ने यूज़ किया होगा, हम उसको बेहतर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नॉन सैम्पलिंग एरर होता क्या है? नॉन सैम्पलिंग एरर्स होता क्या है? This non-sampling errors arises at the stage of collection of data or processing of data and present in both senses and sampling. ये याद रखना, जो नॉन सैम्पलिंग है it's present in both senses and sampling, and it arises at the stage of collection of data processing. ये वहाँ पे जब हम सैंपल ले रहे हैं वहाँ पे ये एरर नहीं होगा। नॉन सैम्पलिंग एरर जब ये प्रोसेस हम करेंगे ना डेटा को, जब हमने डेटा ले लिया उसको प्रोसेस करेंगे, तब अगर हमारे पास मतलब हमें डेटा कंपाइल करना है, यहाँ का क्लीन करना है, तो वहाँ पे एरर आया, वो तो सैम्पलिंग एरर नहीं हुआ, वो तो हमने डेटा प्रोसेस में, डेटा क्लीनिंग में कुछ एरर दिखाया, दैट्स नॉन सैम्पलिंग एरर। और जो सैम्पलिंग एरर है, और यहाँ पे जो सैम्पलिंग एरर ये ऑकर होता है ओनली सैम्पलिंग में। ठीक है, जो नॉन सैम्पलिंग एरर है वो होता है बोथ सेंसेस एंड सैम्पलिंग में। ठीक है, और arises at the stage of collection of data processing। ठीक है, जो नॉन सैम्पलिंग एरर है इसी को हम बोलते हैं रेस्पॉन्स एरर भी, ठीक है, इसका ये दूसरा नाम है। नाउ ये मिस्टेक्स जब हम करते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर में, ये कहाँ पे हम करते हैं? फर्स्ट पॉइंट है कि हमने इनकरेक्ट इनमरेशन ऑफ पॉपुलेशन मेंबर्स, वहाँ पे ये होता है। नंबर 2, रॉन्ग एडिटिंग, कोडिंग, presenting of the responses from, हमने क्वेश्चनियर बनाया,
तो जब हमारे पास क्वेश्चनियर में रेस्पॉन्सेज आ गए तो उनमें हमने मिस्टेक की, ठीक है। नंबर 3, यूज़ ऑफ इनकम्प्लीट और फॉल्टी क्वेश्चनियर, ठीक है। ये भी एक रीज़न है। मिस इंटरप्रिटेशन बाय इनमिरेटर्स, जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनसे मिस इंटरप्रिटेशन हुई, ठीक है। नाउ नॉन सैम्पलिंग एरर को हम रिड्यूस कैसे करेंगे? हाउ टू रिड्यूस नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। पहला, क्वालिफाइड स्किल्ड ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स, कि हमें इनको रखने हैं काम पे। नॉन सैम्पलिंग एरर कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ पे यूज़ नहीं होता है, कहाँ पे ऑकर होता है। एडिटिंग में जब हम इनमरेशन करते हैं वहाँ पे, या डेटा प्रोसेसिंग में। तो हमें उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए जिस इंसान को पता होगा, जो स्किल्ड होगा, वही तो आगे आएगा ना और काम करेगा। डेटा क्लीन करना है, लेट सपोज एक्सेल पे किया, तो जिसको एक्सेल चलाना आएगा वही तो करेगा ना वो, तो उसी को बोलते हैं स्किल्ड। नंबर 2, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग बेस्ट स्टेटिस्टिकल टूल्स, ठीक है। एक्सेल है, पावर बीआई है, SPSS है, आर प्रोग्रामिंग है, पाइथन है, ये सब हम करेंगे, ठीक है। जो मैंने आपको अभी लिखाया था रेस्पॉन्स एरर, वो किसका एक पार्ट है? यहाँ नॉन सैम्पलिंग एरर को ही रेस्पॉन्स एरर कहते हैं। ये कहाँ पे होगा? रेस्पॉन्स एरर होता है डायरेक्टली जब हम सर्वे या सेंसस करने के लिए जाएंगे, तो हमें जो रेस्पोंडेंट से वो वहाँ से ब्रूड बिहेवियर या कुछ और बिहेवियर दिखाएंगे किसके साथ, जो उसको इंटरव्यू कर रहा होगा, ठीक है। तो रेस्पॉन्स एरर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। रेस्पॉन्स एरर वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। फिर इसके और भी एरर्स हैं नॉन सैम्पलिंग के। एनालिसिस एरर, प्रिंटिंग एरर, पब्लिकेशन एरर, कंपाइलिंग एरर, किस में आएगा? पूरा नॉन सैम्पलिंग एरर में। सी, ये ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ये ग्राफ है किसका? ये ग्राफ है यहाँ से एरर और यहाँ से सैंपल साइज। सी, जितना हम सैंपल साइज को बढ़ाएंगे उतना एरर कम। देखो, अगर यहाँ पे सैंपल साइज लेट सपोज 20 है, एरर देखो पीक पे, ठीक है, एरर इतना है, बहुत ज़्यादा एरर। हमने सैंपल साइज को 100 पे लिया है, तो एरर देखो कितना कम हो गया, ये आ गया 20 पे। पहले अगर मान लो 100 पे था, 100% एरर था, तो यहाँ पे हमने जब सैंपल साइज को बढ़ाया तो एरर आ गया 20% पे। किसी अस्सलाम वालेकुम, ज़िक्र बहुत अच्छी। खशोर नहीं, मैं ना कहीं बोशूंगी। तो सी, सैंपल साइज को बढ़ाएंगे एरर कम होगा, ठीक है। मतलब सैंपल साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग में ये काम नहीं आएगा। दिस इज वैलिड फॉर सैम्पलिंग एरर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सैम्पलिंग एरर, ठीक है। मतलब सैंपल साइज को बढ़ाएंगे एरर कम होगा। नाउ टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। Now, types of sampling। इसमें हम 2 मेन टाइप्स पढ़ेंगे, है तो इसके 3 पढ़ेंगे हम,
दो, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नंबर 2 होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड नंबर 3 जो है हमारे पास मिक्स सैम्पलिंग। ठीक है, से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता है जहाँ पे हम हर एक ऑब्जेक्ट की सेम प्रोबेबिलिटी होती है चूज करने की। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, हम ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंटल या ऑन द बेसिस ऑफ वंस ओपिनियन हम सिलेक्ट करते हैं। मिक्स होता है जिसमें प्रोबेबिलिटी भी आएगी, नॉन प्रोबेबिलिटी भी आएगी। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास फिर और टाइप्स हैं। एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा होता है स्ट्रैटिफाइड, एंड नंबर 3 होता है सिस्टमैटिक, नंबर 4 होता है क्लस्टर। ठीक है, ये किसके हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमारे पास दिस इज नॉन, इसको बोलते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी। यहां पे हम क्या करेंगे, रैंडम यहां पे सिलेक्ट हम नहीं करेंगे, हम ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आएगा, कन्वीनिएंट सैम्पलिंग, कन्वीनिएंट सैम्पलिंग। नंबर 2 आएगा इसमें पर्पजिव सैम्पलिंग, एंड नंबर 3 आएगा स्नोबॉल सैम्पलिंग। नंबर 4 आएगा कोटा सैम्पलिंग। नंबर 5 आया डायमेंशनल सैम्पलिंग। ठीक है, ये किसके टाइप से, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। मिक्सड सैंपल हमें पढ़ना नहीं है, तो सी पहले हम देखेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। क्या देखेंगे पहले, नॉन प्रोबेबिलिटी देखेंगे पहले। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें बेसिकली ये चार दीज आर आवर मेन इन दिस सर्वे सैम्पलिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें फिर रेशियो टू एस्टिमेट मेथड, रिग्रेशन मेथड, वो आगे आगे हम देखेंगे। ठीक है, सी जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है ना, मैं यहीं पे बता दूंगा, देन फिर हम SRS से स्टार्ट करेंगे। और ये देखो, पहले हम स्टार्ट करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी, इसको छोड़ दो अभी, इसको छोड़ दो अभी, हम पहले करेंगे स्टार्ट यहाँ से। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सिंपली मैंने आपको बता दिया अभी, नॉट इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग आइटम्स। सेलेक्टिंग आइटम्स मतलब अगर हमारे पास इतनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन में 100 पीपल है, लेट सपोज 100 पीपल की अगर हम देखेंगे, हर एक की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, कितनी होगी, 1/100। बट नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा, मैं यहाँ से आया, मैं कोई जैसे ये सिलेक्ट करने इनमें से मैं कोई आया, मैंने देखे कितने स्मार्ट बंदे हैं, लेट सपोज एग्जांपल है, कितने स्मार्ट है, मुझे 10 सिलेक्ट करने, मैंने 10 स्मार्ट्स को सिलेक्ट किया। मैंने ये नहीं देखा कि कौन उस लायक है, कौन एक्चुअल में डिजर्व करता है। सो दिस इज यहाँ पे ये मैंने नॉन रैंडम ले लिया। अगर मैं रैंडम ले लेता तो वो आता प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, अब आ गया समझ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होता क्या है। ठीक है, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जब कोई यहाँ रिसर्चर में मान लेता हूँ, रिसर्चर के पास एबिलिटी है वो सिलेक्ट मेंबर्स करेगा बट नॉन रैंडमली। ठीक है, और यहाँ पे ये फिक्स नहीं होता, ये सैम्पलिंग फिक्स नहीं होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज नॉट ए फिक्स। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ हम बोलेंगे प्री डिफाइनड होता है।
कि मुझे किन स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना, मैंने पहले ही मान लिया। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में कोई इवेंट हो रहा है, कोई इवेंट के लिए मुझे अगर सिलेक्ट करने होगा, मैं रैंडमली सिलेक्ट नहीं करूँगा, मैं वो देखूँगा जो रेगुलर क्लासेस आते हैं मैं उनको करूँगा, बट रैंडमली नहीं करूँगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ को मैं यहाँ पे दबाऊँगा। ठीक है, एक्सप्रेस द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ ए डिजर्विंग कैंडिडेट मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ। ठीक है, सी जहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऑप्शंस क्या हो जाएंगे। जहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा होंगे सिलेक्ट करने के लिए वहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कम हो जाएगी, तो उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वहाँ पे होगा जहाँ पे किसी पर्पज़ के लिए या जजमेंट हम देखते हैं कि वहाँ पे हम अपनी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पल भी कह सकते हैं। ठीक है, नाउ सी व्हाट इज कन्वीनिएंट सैम्पलिंग। व्हाट इज कन्वीनिएंट सैम्पलिंग, होता क्या है कन्वीनिएंट सैम्पलिंग। ठीक है, सी लेट्स सपोज कोई रिसर्चर है। ठीक है, कोई रिसर्चर है, लेट्स सपोज दिस इज ए रिसर्चर, इसको रिसर्च करना है मार्केट पे, इसको मार्केट पे रिसर्च करना है अपनी कन्वीनियंस के लिए। ये वो मार्केट चूज करेगा जो इसकी नियर बाय में होगा, चाहे वो छोटा होगा या बड़ा होगा, दिस सैम्पलिंग इज नोन एज कन्वीनिएंट सैम्पलिंग एंड दिस इज अगेन ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, कि लेट्स सपोज आई एम ए रिसर्चर एंड आई वांट टू डू सर्वे ऑन एनी मार्केट। ये क्या करेगा अपनी, या मैं क्या करूँगा अपनी कन्वीनियंस के लिए, मैं जो मेरे नियर बाय होगा मैं उसी मार्केट पे सर्वे करूँगा। मैं ये नहीं देखूँगा कि इस मार्केट में क्या सारी दुकानें हैं, हर एक टाइप की दुकान है, कितना एडवांस्ड मार्केट है, मैं ये सब नहीं देखूँगा। सो दिस इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, इसको जो नो कन्वीनिएंट सैम्पलिंग है इसको बोलते हैं चंक बी। ठीक है, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैं सर्वे करता हूँ। ठीक है, मतलब जो डेटा नियर बाय मिल रहा है मैं उसी से काम चला रहा हूँ, जो मुझे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आसान डेटा मिलेगा। ठीक है, वो जो आसान सर्वे होगी, दिस इज कन्वीनिएंट सैम्पलिंग। या आप खुद भी लिख सकते हो, फॉर आवर ओन कन्वीनियंस द डेटा वी आर गेटिंग नियर बाय, ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो। नंबर 2, पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग होता क्या है, इसको हम बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग भी। जजमेंटल सैम्पलिंग, दिस इज जी। जजमेंटल सैम्पलिंग होता क्या है ये, मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दी। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, टीचर को सिलेक्ट करने के एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, टीचर को 10 स्टूडेंट्स सिलेक्ट करने हैं। वो अपनी जज के बेसिस पे उस स्टूडेंट्स को जज के बेसिस पे 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करेगा 60 स्टूडेंट्स में। ठीक है, इट्स बेसिकली व्हेन वी आर सिलेक्टिंग सम इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, दिस इज पर्पजिव जजमेंटल सैम्पलिंग। ठीक है, सी अगर एक रिसर्चर है उसको किस पे सर्वे करना है, ड्रग्स पे, वो अपने बेसिस पे अगर उसको एक एरिया की सर्वे करनी है, वो क्या करेगा, वो आपस में देखेगा कि ड्रग पेशेंट्स कितने, वो ये नहीं देखेगा कि नॉन ड्रग वाले कितने हैं, क्योंकि ड्रग के साथ साथ नॉन ड्रग का भी पता होना चाहिए। ठीक है, दिस इज पर्पजिव जजमेंटल। ठीक है, क्योंकि जो ड्रग पेशेंट्स है वो बेस्ट रेस्पोंडेंट होते हैं एंड जो नॉन ड्रग यूजर्स होते हैं वो ये बता सकते हैं कि हम वो टाइम कहाँ पे यूज़ करते हैं, ताकि हम जो ड्रग
लेने वाले हैं उनको हम बता सकते हैं कि आप ये एक्टिविटीज़ करो, आप इससे बच जाओगे। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का सैंपल ले लेंगे। बट यहाँ पे क्या होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम देखेंगे हमें आसपास कौन है, कितने ड्रग वाले हैं, हम उन्हीं के पास जाएंगे, हम पूरे एरिया का ऐसे नहीं देखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं जजमेंटल सैम्पलिंग भी। नंबर 3 से स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग होता क्या है ये स्नोबॉल सैम्पलिंग? सी, इसको बोलते हैं हम चेन सैम्पलिंग भी, इसको बोलते हैं हम चेन सैम्पलिंग भी। होता क्या है ये, यहां पे हम क्या करते हैं, हम जाएंगे किसी रेस्पोंडेंट के पास, वो हमें बाकी रेस्पोंडेंट्स के बारे में भी बता देगा। दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग। लेट्स सपोज मैं यहाँ से गया, ये एक बंदा है, मैंने इससे पूछा, इसने मुझे किसी और का भी बोला, इसने मुझे किसी और का भी बोला, मतलब यहाँ इसने किसी और का भी बोला। मतलब हम एक के पास जाते हैं, एक रेस्पोंडेंट के पास जाते हैं, वो हमें बाकियों का भी बता देता है। लाइक मैं इसके पास गया, मैंने इसको बोला कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, इसने मुझे बता दिया, और साथ साथ में इसने अपने दोस्तों का भी बता दिया, इस दोस्त का भी बता दिया, और इसने इसको तो इसके बारे में पता था, मतलब इन दोनों के बारे में पता था, तो इसने इसको बता दिया, इसने वो एक रिसर्चर को बता दिया। मतलब एक के साथ साथ 3-4 बंदों का भी पता चला, विदाउट कंटेक्टिंग देम, विदाउट गोइंग टू देम। मैंने एक से बाकी चारों का भी पता लगाया, तीनों का पता लगाया। दिस इज चेन सैम्पलिंग। ठीक है, ये हम कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे डिफिकल्टी होगी। लेट्स सपोज हम सर्वे के लिए जाते हैं, आपने देखा होगा सेंसस जब आती है तो घर पे 5 मेंबर्स होते हैं, लेकिन जब हम एट द टाइम ऑफ सर्वे कोई एक ही होता है, वो हमें बाकियों का भी बता देता है। लेट्स सपोज दिस इज नॉट एक्यूरेट, बट मैं बता देती हूँ, ये सेंसस की बात है, मैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात है। क्या ये झूठ भी बता सकता है कि इसका ये है, इसका ये है? तो मतलब एक से हम बाकी 5 का भी पता लगा सकते हैं। दिस इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, मतलब एक चेन बन जाती है। ठीक है, देन डी क्या था हमारे पास, कोटा सैम्पलिंग। और अच्छा, यहाँ पे जो स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये कहाँ पे हमें यूज़ होता है मोस्टली, जब माइग्रेंट्स, कहीं पे माइग्रेंट्स होते, ठीक है, यहाँ कोई एक कंट्री से दूसरे कंट्री चला गया, उसके बारे में भी इसका दोस्त बता देता है। यहाँ कोई किसी और कंट्री से आ गया, वो भी इसका दोस्त ही बता देता है। ये बात याद रखना कि जब इमाइग्रेंट्स और माइग्रेंट्स का केस होगा, तब कौन सी सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ना कोटा सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग। सी, कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है, ओनली 80% एबो स्टूडेंट्स आर अलाउड, जिनकी ग्रेड 80% एबो है वो अलाउड है। दिस इज समथिंग कॉल्ड कोटा। ठीक है, तो जो यहाँ पे सैम्पलिंग होगी वो ये वो, जैसे मुझे किसी क्लासरूम से 60 स्टूडेंट्स में 40 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने में क्या करूँगा, या 20 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करने में क्या करूँगा, जिनकी 80% एबो है वही इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। दिस इज कोटा सैम्पलिंग। या किसी और चीज़ के लिए जिनकी CGPA 7.5 से एबो है वही बैठ सकते हैं। ठीक है, दिस इज कोटा सैम्पलिंग। नाउ टी, डायमेंशनल सैम्पलिंग। होता क्या है डायमेंशन सैम्पलिंग, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ कोटा सैम्पलिंग। एक्सटेंशन ऑफ कोटा सैम्पलिंग इज डायमेंशनल सैम्पलिंग। ठीक है, इसमें हम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक कंसिडर करते हैं, जेंडर, इनकम, रेजिडेंशियल, ये सब हम स्पेसिफाई करते हैं कि हमें ये चाहिए। ठीक है, ये था नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नाउ आते हैं हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होगा क्या। सी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होगा क्या, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होगा, यहाँ से हम पता भी लगा सकते हैं, दिस इज माई रैंडम सैम्पलिंग। जब हम रैंडमली चूज करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी सेम होगी। ठीक है, कि आइटम्स आर सिलेक्टेड
randomly. This is known as probability sampling or random sampling. Yeah, choosing elements according to probability. या यहाँ से मैं समझ सकता हूँ कि लेट सपोज ये मेरे पास डाइस है. लेट सपोज कि प्रोबेबिलिटी मैं बता दूंगा. इसके कितने फेसेस है? 6 फेसेस. हर एक फेस का, और इस पे एक्स कौन कौन सी वैल्यू लेगा? 1 2 3 4 5 6. नाउ हर एक फेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी. 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6. तो यहाँ पे क्या हुआ कि हर एक फेस को चूज करने की प्रोबेबिलिटी सेम है. ठीक है. नाउ मतलब अब मैं यहाँ पे ले लूँगा, ये मेरे पास सैंपल है. इस सैंपल में क्या होगा? जो भी हमने सिलेक्ट किया ना, कोई भी इंडिविजुअल हमने सिलेक्ट किया, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी. ठीक है, चूज करने की. दिस इज मीन बाय प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. मतलब जो भी मेंबर हमने पॉपुलेशन से सिलेक्ट किया सैंपल में, उसकी प्रोबेबिलिटी चूज करने की सेम है. ठीक है. बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इट्स यूज बेसिकली, ये याद रखना, यूज इन, ये सारे पॉइंट्स आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे देख लो. क्वांटिटेटिव डेटा या क्वांटिटेटिव रिसर्च में ये यूज होता है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होता है. ठीक है. और इसका एक मेन एग्जांपल है लॉटरी सिस्टम. आपने देखा होगा लॉटरी सिस्टम रैंडमली होता है ना. हमने लेट सपोज एक बॉक्स में ये हमने छोटे छोटे पेपर्स डाल दिए, इस पर कुछ नाम लिख लिया. अब हमें चूज़ करना है, इनमें से 2 स्टूडेंट्स को चूज़ करने हैं. हम क्या, हमने हाथ डाल दिए, कोई भी एक आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी सेम होगी. लेट सपोज इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, तो एक की प्रोबेबिलिटी होगी 1/12, दूसरे की भी होगी प्रोबेबिलिटी 1/12. सो एक की चूज़ करने की 1/12 है, दूसरे की भी चूज़ करने की 1/12. अब हमने अगर एक निकाला सी, फिर आता है कॉन्सेप्ट सिंपल रैंडम सैंपल विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. हमने क्या किया? हमने एक लॉटरी को ले लिया, उस पर नाम देख लिया, वापस डाल दिया. दिस इज सैंपल रैंडम सैंपल विथ रिप्लेसमेंट. अब हमने एक लॉटरी को निकाला, अब उसको साइड में रख दिया, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कम हुई. तो जब हमने एक को निकाला तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है 1/11, क्योंकि अब 11 ही बचे ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/11. ये हम पढ़ेंगे आगे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट. लॉटरी सिस्टम इज वन ऑफ द मेन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. ठीक है. कि किसी का भी टोकन, हम इसको बोलते हैं टोकन, किसी का भी टोकन आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी सेम है, इक्वल चांस है कि हर किसी का भी टोकन आ सकता है. इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम आगे कंटिन्यू करेंगे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से. ठीक है. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है अच्छे से. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, क्लस्टर, फिर ये आगे तक चलता जाएगा, क्योंकि ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग भी बहुत है. इसमें अभी 10 लेक्चर्स और लगेंगे. थ्योरम्स है, प्रूफ्स है, और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ISS में आए हुए हैं, JSO में आए हुए हैं, एंड सम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं, इवन कि CUET PG में आए हुए हैं. ठीक है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल दिस एग्जाम परस्पेक्टिव. ठीक है. सो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में. जो भी आप पढ़ रहे हो, सेमेस्टर का पढ़ रहे हो, वो अपने दोस्तों के ग्रुप में डाल देना. ठीक है. बाय.